कानून का उद्देश्य केवल जुर्म और सजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें सुरक्षित और न्यायपूर्ण तरीके से जीने का अधिकार देता है। हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो हमारी व्यक्तिगत जिंदगी हो, कामकाजी जीवन हो या फिर किसी सार्वजनिक मामले में हो, हर जगह हमें कानून की जरूरत होती है। लेकिन जब हमें कानून की जरूरत होती है तो क्या हम उसे सही तरीके से समझ पाते हैं? क्या हमें ये पता है कि जब हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम किसके पास मदद के लिए जा सकते हैं? क्या हम जानते हैं कि हमारी आवाज़ कानूनी रूप से कैसे उठाई जा सकती है? आज हम चर्चा करेंगे उन मुद्दों पर जो आमतौर पर लोगों को महसूस होते हैं, लेकिन शायद ही हर कोई इसके लिए उचित कानूनी कदम उठाता है। उदाहरण के तौर पर साइबर क्राइम, चाइल्ड कस्टडी, घरेलू हिंसा और स्कूल द्वारा की जाने वाली मनमानी। इन सभी मुद्दों में कानून की जरूरत होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं चेतन। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा है और यह हमारे समाज की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है, कानून। आज हमारे साथ विशेष रूप से तफसीर अहमद, जो इन कानूनी मुद्दों पर रुचि रखते हैं। आज हम उनसे इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कानून का सही तरीके से इस्तेमाल करके हम अपनी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट तस्वीर अहमद, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी प्रैक्टिस करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, मैंने आपके बारे में कुछ तो हिंट दे दिया ऑडियंस को, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दें ऑडियंस को, ताकि उनको पता लग जाए कि आज के जो उनके एक्सपर्ट हैं वो कौन है। Hello everybody, this is Tafsir Ahmad, advocate. I'm an advocate and I practice the law in Delhi District Courts and Delhi High Court. सर, कुछ ऐसे मामले भी हैं जिसमें आपको ज़्यादा रुचि है, मतलब या आप वैसे जो केसेस हैं उनको ज़्यादा फेस करते हैं? बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के मामले होते हैं जो कि फैमिली डिस्प्यूट पर बेस्ड होते हैं, बहुत सारे क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं। तो उन सारे मामलों में मैं आपके साथ आज जुड़ा हूँ और आज कुछ क्वेश्चन आंसर के हम विषय में आज बात करेंगे। जी सर, जैसे आपने बताया क्वेश्चन आंसर के बारे में हम बात करेंगे। हमारी ऑडियंस ने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं जो कि उनकी पर्सनल समस्या है, वो चाहते हैं कि इसका कानूनी हल हो, तो वो शेयर मैं आपसे करता हूँ। जरूर। सर, उत्तर प्रदेश के मेरठ से भावना चौधरी का सवाल है पहला। उनका कहना है कि उनकी शादी को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन पिछले 2 साल से पति के साथ उनका संबंध बेहद तनावपूर्ण है। घरेलू झगड़ा, शारीरिक हिंसा के कारण उनको घर भेज दिया गया। भावना जी के एक 6 साल के बेटे भी हैं जो इस समय उनके साथ ही हैं। अब उनके पति तलाक की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बच्चे की कस्टडी लेंगे और भावना जी को उनसे मिलने नहीं देंगे। भावना जी पूछती हैं, क्या एक माँ होने के नाते उन्हें अपने बच्चे की कस्टडी मिल सकती है? क्या पिता बच्चे को जबरन उनसे छीन सकता है? और अगर कोर्ट में मामला जाता है तो क्या केवल कोर्ट पिता की कमाई ज्यादा होना कस्टडी मिलने का आधार बन सकता है? देखिए, ये जो कस्टडी के मामले होते हैं ना, जहाँ बच्चों की बात आती है, तो ये एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव मामला होता है जी। क्योंकि ऐसे मुकदमों में, ऐसी सिचुएशंस में हमें यहाँ समझना होता है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। अब स्ट्रेट फॉरवर्डली ये कह देना कि जो हस्बैंड है वो अर्निंग ज्यादा करता है एंड उससे बच्चे की जो वेलफेयर है वो ज्यादा हो पाएगी, दैट्स नॉट गुड। ऐसे मामलों में कोर्ट ये देखता है कि बच्चे का वेलफेयर कहाँ ज्यादा अच्छा है। सिर्फ जो भावना जी ने भी क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हस्बैंड की अर्निंग ज्यादा होते हुए क्या वो बच्चे से नहीं मिलने देंगे या बच्चे को अपने पास रख लेंगे, तो ऐसा नहीं है। कोर्ट हमेशा वेलफेयर ऑफ चाइल्ड देखती है। अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें तो हमें कोर्ट में जाना चाहिए एंड एक पिटीशन फाइल करनी चाहिए जिसको हम गार्डियनशिप पिटीशन कहते हैं। तो उस पिटीशन में कोर्ट डिसाइड करेगा। सर, इसमें क्या बच्चे की भी राय जरूरी है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं? देखिए, बच्चे की जहां तक हम बात करते हैं जी। तो लॉ बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है जी। क्योंकि जो एक माइनर बच्चा होता है वो अपने इंटरेस्ट को अभी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो कोर्ट आफ्टर एग्जामिनिंग एंड दैट्स अ क्रूशियल फैक्टर कि कोर्ट ये देखे कि बच्चा किसके साथ जाना चाहता है। मोस्टली जो माँ होती हैं बच्चे से कनेक्ट होती हैं, बच्चा माँ से कनेक्ट होता है। जी। तो ये बहुत ज्यादा एक अच्छा एक पॉइंट होता है एक मदर के लिए कि बेबी उनके साथ रहे। सर, जैसे अगर फॉर एग्जांपल बच्चे की राय ले जाती है तो बच्चा सिर्फ अभी 6 साल का है, उसकी सोचने की और समझने की क्षमता पर कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा। सवाल उठता है, आपकी बात वैलिड है जी। लेकिन बच्चे को किस हद तक कोर्ट कंसिडर करती है ये एक फैक्ट पर बेस्ड है। जी। अगर हम नेचुरली देखें
तो एक बेबी जो होता है वो माँ के साथ ही बड़ा होता है जी, मोस्टली। इमोशनल टच होता है। इमोशनल टच उसका जो होता है अपनी मदर के साथ होता है। जी, बट हमारी जो यहाँ प्रॉब्लम है, जो हस्बैंड साइड है, अगर वो ये बोलती हैं आके कि हम बच्चा ले जाएंगे और आपको बच्चे से नहीं मिलने देंगे, बच्चे की हम प्रॉपर कस्टडी रख लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी सर, उन्होंने जैसे बताया कि शारीरिक हिंसा भी हुई है उनके साथ, तो ऐसे में वो अपना केस कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकती है कोर्ट के सामने? देखिए, एक फीमेल होने के नाते जो एक केसेस होते हैं इस तरह के, जी, तो उनको सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनका बनता है वो मेंटेनेंस बनता है। जी, क्योंकि एक बच्चे के साथ आज के टाइम पे प्रेजेंटली रहना बहुत ज़्यादा एक डिफिकल्ट टास्क है, जी, बिकॉज टू मैनेज ऑल द हाउस होल्ड एंड इफ शी इज नॉट रिजाइडिंग विद हर हस्बैंड, सो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट फॉर हर। तो इसके लिए आप एक मुकदमा कर सकते हो जो मेंटेनेंस केस होता है। जी, जो मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना हुई है उसके लिए एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया जा सकता है। सर जैसे आजकल बहुत मामले आ रहे हैं मेंटेनेंस को लेकर कि इतने का दावा किया, उतने का दावा किया, तो कोर्ट इसको कैसे कंसीडर करता है कि कितना मेंटेनेंस एक महीने का होना चाहिए? वो डिपेंड करता है कि हस्बैंड की अर्निंग क्या है एंड व्हाट इज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द वाइफ। मतलब उनके खर्चे कितने हैं? हाँ जी, उनको ये देखते हुए कि कितना खर्चा होगा एंड वाइफ का स्टेटस क्या है, जी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वो बेसिक चीज को कोर्ट कंसिडर करता है, तब कोर्ट कहीं जाके मेंटेनेंस को ग्रांट करता है। सर अगर वाइफ भी एम्प्लॉयड हो और उनको भी कहीं ना कहीं से इनकम सोर्स हो उनका, तो ऐसे में भी मेंटेनेंस मिल पाती है? मेंटेनेंस डिसाइड करती है लिविंग पर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर। अगर वाइफ की अर्निंग ज्यादा है तो यहाँ थोड़ा सा एक इशू क्रिएट होता है कि हस्बैंड की हेल्प क्या चाहिए। सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी। पंजाब के लुधियाना से नवनीत कौर का सवाल है। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल करके फेसबुक पर एक फर्जी अकाउंट बना लिया। उस अकाउंट से उनके जानने वालों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और फिर उस पर कुछ आपत्तिजनक और अश्लील पोस्ट शेयर कर दी। इससे न केवल उनकी छवि को ठेस पहुंचा, बल्कि उनके परिवार को भी सामाजिक रूप से शर्मिंदा होना पड़ा। नवनीत ने तुरंत लोअर साइबर सेल और नजदीकी थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी ना तो कोई जांच हुई और न ही वो अकाउंट हटवाया गया। अब उनका सवाल है, जब पुलिस कार्रवाई ना करे तो ऐसे मामलों में महिलाएं अपने सम्मान और सुरक्षा के लिए क्या कानूनी कदम उठा सकती हैं? देखिए, ऐसे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं आज के टाइम पर, इस क्योंकि एक एनोनिमस प्रोफाइल क्रिएट की जाती है एंड जो फोटोज होते हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके उनको क्रॉप करके उनको थोड़ा सा और डिफाइन करके दूसरी आईडी से अपलोड किया जाता है। जी, तो इस सिचुएशन में स्टेप्स जो बनते हैं, उन्होंने स्टेप एक सही लिया है कि उन्होंने साइबर क्राइम सेल में जाके रिपोर्ट किया है क्राइम को। अगर इस चीज से कुछ हल नहीं होता है तो हम एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं बिफोर द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट। इस क्योंकि जो पर्सन इस तरह इस केसेस में जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं वो कोई नॉन में ही होता है, या तो कोई आसपास का होता है या कोई फ्रेंड ग्रुप में होता है जो इस तरह से डिमोरलाइज एंड डिफेम करने की कोशिश करता है अपनी इल विल को पूरा करने के लिए। जी। तो उसके लिए हम एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सर जैसे इसमें अगर मामला दर्ज होता है तो क्या उनको डिफॉर्मेशन का कुछ लाभ हो सकता है, मानहानि जो हुई है उनकी? दैट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। कोर्ट ये एग्जामिन करेगी, कोर्ट को सारी सिचुएशंस को देखना पड़ेगा। सर इस साइबर सेल एक कंप्लेंट की सुनवाई के लिए कितना टाइम अमूमन लग जाता है इस पूरे वाकया में? साइबर सेल की कंप्लेंट जब आपकी एक्सेप्ट हो जाती है तो वहां पर एक आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट होता है उसी दिन ही? आफ्टर द सेकंड डे। जब आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई, एक्सेप्ट कर ली गई, आपको एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिलता है, आप उनके साथ कोऑपरेट करके उस चीज को, उस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो सर जो इसमें साइबर सेल का रोल रहता है, वो पहले उस अकाउंट को ब्लॉक करना होगा या पूरा प्रूफ एविडेंस इकट्ठा करना होगा? साइबर सेल जांच पड़ताल करती है जी। और जब तक वो अकाउंट एक्टिव रहेगा? जब तक वो अकाउंट एक्टिव रहेगा, उसकी एक्टिविटी क्या रहेंगी, वो सारी एक्टिविटी पर नजर रखी जाती है। अगर उनको पकड़ने में मिलता है तो उसको बंद भी कर देता है। मतलब इमीडिएट ब्लॉक नहीं हो सकता वो अकाउंट? इमीडिएट ब्लॉक, बिकॉज अगर यहाँ पर हम देखें ना जैसे तो अकाउंट में किस लेवल पर चीज की गई है। अगर कुछ बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर एक फीमेल होती है, उसके कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो उसको फोर्सफुली बुलाते हैं मिलने के लिए, बट वो नहीं जाती है। फिर वो अपना रिवेंज लेने के लिए उनके फोटोज को
एडिट करके बोल्ड फोटोज बना के अपलोड करते हैं. सो इफ दिस द थिंग, सो वो अकाउंट आपका डायरेक्टली ब्लॉक हो सकता है. सर इसमें जैसे एक महिला होने के नाते उनका पक्ष भी बहुत स्ट्रांग है कि उनकी अश्लील फोटोज या ऐसे उनका नाम का यूज करके या उनके फेस का यूज करके जो ये वायरल हो रही है, तो सर इस मामले में दोषियों को सजा कितनी हो सकती है? देखिए, अगर ये मामला सिद्ध होता है तो 3 साल तक की सजा हो सकती है और कुछ जुर्माना भी लगेगा। जुर्माना भी साथ में. सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी. दिल्ली से मनीषा सिंह जी का सवाल है। उन्होंने बताया कि उनका बेटा एक निजी स्कूल में पढ़ता है। पिछले कुछ समय से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, जिसकी वजह से वो स्कूल की पूरी फीस समय पर नहीं भर पा रहे। उन्होंने स्कूल से किस्तों में फीस भरने की गुजारिश भी की, लेकिन स्कूल ने इसे मानने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने बच्चे का नाम दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने की कोशिश की तो पूरे स्कूल ने उन्हें टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया और साफ कहा जब तक पूरी फीस नहीं दी जाएगी तब तक टीसी नहीं मिलेगा। मनीषा जी का सवाल है, क्या स्कूल ऐसा कर सकता है? क्या टीसी रोकना कानूनी तौर पर सही है? देखिए, कोई भी स्कूल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी हैव मेनी प्रोविजंस. वी हैव राइट टू एजुकेशन एक्ट. तो जो बच्चे होते हैं जो 6 to 14 ईयर्स है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराए. बट जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनका ये स्टेप लेना इज नॉट वैलिड एज पर लॉ. सर जैसे हमने कोविड टाइम में देखा था कि बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे थे क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, बच्चों की पढ़ाई भी इफेक्ट हो रही थी, तो वहाँ पे भी स्कूलों ने मनमानी की कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में आने नहीं दे रहे थे जिनकी फीस पेंडिंग थी। ऑब्वियसली जब लॉकडाउन लगा है तो पेरेंट्स की भी इनकम सोर्स बन जाता है। तो उस टाइम के बाद कोई ऐसा कानून बना था जिससे कि इस क्वेश्चन में हम उसका यूज कर सके, या वो इस क्वेश्चन जो उनका जो सवाल है कि वो इस कि मनीषा जी उस कानून का यूज करके अपने जो बच्चे हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको रोक सके? देखिए, इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम रिट फाइल कर सकते हैं बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट. सर ऐसा ये कुछ डायरेक्शन लेते हुए कि इस तरह के एक्ट जो है वो इलीगल है, नॉट वैलिड इन लॉ. ऐसा कोई खास कानून में प्रावधान नहीं है इसके बारे में जो हमारे पास नहीं सिर्फ इसके लिए हो? हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट है, बिकॉज कोई भी स्कूल सिर्फ इस फैक्ट पर डिनाई नहीं कर सकता कि वो फी पे नहीं कर सकते. एजुकेशन इज नॉट अ मनी सिस्टम. सर जैसे कि वो दूसरे स्कूल में टीसी ट्रांसफर करके जा रहे हैं, तो वो दूसरा स्कूल भी इनके जो पेमेंट हिस्ट्री है पुरानी उसको देख सकता है और उस पर एनालाइज कर सकता है, या ऐसा कुछ नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए. या जैसे फॉर एग्जांपल जो उनका ये वाला स्कूल है कि उन्होंने फीस नहीं दी, वो दूसरे स्कूल से संपर्क करके उनके बारे में कुछ सच्चाई बता दें जिसकी वजह से वहाँ पे भी उनका एडमिशन मिल जाए? नहीं, एडमिशन नहीं रोक सकता, क्योंकि एक बच्चे को उसकी एजुकेशन लेने से रोकना सिर्फ इस ग्राउंड पर कि वो फीस पे नहीं कर सकता, ये लॉ में वैलिड नहीं है. सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी. पटना बिहार से सीमा कुमारी जी का सवाल है। उनका कहना है कि उनकी शादी को अभी 3 साल हुए हैं। शुरुआती दिनों में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उनके ससुराल वाले, खासकर सास, ससुर और पति, उन पर दहेज लाने का दबाव बनाने लगे। पहले उन्होंने इशारों में बोला, फिर साफ शब्दों में कहा कि अपने मायके से गाड़ी और नगद रुपए लेकर आओ, वरना घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। सीमा जी ने जब इस मांग को नकारा और अपने माता पिता पर बोझ नहीं डाला तो उनके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना शुरू हुई। अंत में उन्हें घर से निकाल दिया गया। वो महिला थाने में गई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और कहा कि घर का मामला है, सुलझा लो। अब सीमा जी का सवाल है, ऐसी हालत में वो क्या करे? क्या वो कोर्ट जा सकती है और क्या उनके पास कोई और कानूनी विकल्प मौजूद है? देखिए, सीमा जी की जो सिचुएशन है इसके लिए वो कोर्ट जा सकती है, क्योंकि ऐसे मामलों में होता है ये है कि जो एक लड़की होती है वो पूरी तरह से सफर करती है, क्योंकि शादी के बाद हमारी इंडियन सोसाइटी में ये समझा जाता है कि लड़की का जो घर है वो एक्चुअल उसकी ससुराल है जहाँ वो शादी होके गई है जी। अब यहाँ पर अगर इस तरह से दहेज की मांग होती है या फिर उनको खाने पीने की चीजें या उनका जो भरण पोषण है वो नहीं होता है, तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। आप एक मेंटेनेंस केस फाइल कर सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकते हैं, आप कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। पुलिस वालों का जनरल ये रिएक्शन होता है कि जब इस तरह की कोई पोजीशंस आती हैं
तो उनको ये लगता है कि ये सिर्फ एक घरेलू मामला है, जी। ये आपस में बैठ के सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो सिर्फ हवा का काम होता है। वो चिंगारी से जो आग फिर आगे लगती है ना, तो वो बहुत लंबी जाती है। जी। कोर्ट इन मामलों में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। कोर्ट अक्सर ये देखता है कि जो शादी है, जो एक घर है, वो टूटना नहीं चाहिए। जी। कोर्ट की इनिशियल जो अप्रोच होती है वो यही होती है कि किसी का जो घर है वो घर ना टूटे। इस वजह से सर, लेकिन जैसे उन्होंने अपनी स्टोरी बताई पूरी, उस हिसाब से तो ये घर घर नहीं रहा, एक तरह से उनके लिए नरक हो गया है। तो जब ऐसी स्थिति आती है जिसमें ससुर भी परेशान कर रहा है, पति भी परेशान कर रहे हैं और ससुराल वाले काफी परेशान कर रहे हैं, तो सिर्फ जो केस है वो पति पे ही चलेगा या ससुर पे भी चल सकता है? इसके बारे में डोमेस्टिक वायलेंस जो केस होता है उसमें कॉन्सेप्ट हम समझते हैं शेयर्ड हाउस होल्ड का। जी। तो जो भी इन लॉज हैं, जो उनसे कनेक्टेड हैं, जो शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते हैं, जहां पर एक एग्रीव्ड पर्सन जो फीमेल है वो रही है, उन सब पर ही मुकदमा चलता है। सर, जैसे आपने बताया कि इस तरह के केसेस में कोर्ट बहुत सेंसिटिव रहता है, लेकिन ये इंडिया में खासकर हम देखते आ रहे हैं शुरू से। अब मेरी भी उम्र इतनी नहीं हुई, लेकिन मुझे भी सुनने में हमेशा आता ही है कि यहाँ पे दहेज प्रताड़ना का केस हुआ है वहाँ पे। तो ये सालों से चली आ रही एक केस है, उस पे जब कोर्ट भी इतना सेंसिटिव है, तो ऐसा कोई सख्त प्रावधान क्यों नहीं है कि इस केसेस की जो संख्या है वो कम हो जाए? क्योंकि मेगा सिटीज में फिर भी नहीं है, इन जो गांव हैं, विलेजेस हैं, वहाँ पे फिर भी अभी भी मौजूद है। देखिए, हमारे पास सफिशिएंट लॉ है जी। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं एक परेशानी आती है। ऐसे केस में कोर्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बिकॉज जब हम एक घरेलू हिंसा के केस के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ वो एक लड़की से ही कनेक्ट नहीं होता। जी। उसके सराउंडिंग से कनेक्ट होता है, उसकी लाइफ से कनेक्ट होता है, बच्चों पर उनका इफेक्ट होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मुकदमा हम डालते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का, तो वो सिर्फ लड़का और हस्बैंड से ही कनेक्ट नहीं होता। जी। उसमें सारे घर वाले होते हैं एंड उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं। कोर्ट उसमें ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। सर, इसमें सजा कितनी हो सकती है? सजा डिपेंड करता है कि हम किस सेक्शन में इन्वोक कर रहे हैं परेशानी को। जी। लेकिन मुख्यतः कौन से सेक्शन होते हैं सर, उसके बारे में? सेक्शन 12 में हम केस फाइल करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का। जी। और बहुत सारे सेक्शंस हैं, उसमें हम रेसिडेंट ऑर्डर के लिए बना सकते हैं। अगर लड़की को घर से बाहर निकाल दिया है तो वो रहेगी कहाँ, तो सेम उसी केस में हम रिलीफ क्लेम करते हैं। मेंटेनेंस की रिलीफ हम क्लेम करते हैं। सर, अगला सवाल है महाराष्ट्र के नासिक से संतोष पाटिल जी का। उनका कहना है कि कुछ महीने पहले उनके छोटे भाई की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना में शामिल गाड़ी के ड्राइवर ने अपनी गलती मानी और एफआईआर में भी उसका नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है। यह गाड़ी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थी और बीमा भी एक्टिव था। संतोष जी ने अपने भाई की मृत्यु के बाद मुआवजे के लिए बीमा कंपनी में दावा किया, लेकिन महीने बीत जाने के बावजूद बीमा कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया या फाइल को पेंडिंग में डाल दिया। अब उनका सवाल है, क्या वे कोर्ट में जाकर इस मुआवजे के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे और किस कोर्ट में? देखिए, ऐसे जो केसेस होते हैं इनके लिए अलग से हमने कोड बना रखे हैं जिनको हम MACT कोड बोलते हैं, अगर हम एक नॉर्मल भाषा में समझे तो। जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंपनसेशन की पिटीशन डालेंगे हम, जिसमें ये सारी बातें वहां रखनी होती है। तो MACT हमारे जो कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस उसमें होते हैं हमारे, वो उन केसेस को डील करते हैं। एंड हिट एंड रन के केसेस होते हैं बहुत सारे, इनमें FIRs होती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज का अक्सर ये डिफेंस होता है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे या जिनकी डेथ हुई है वो पर्सन रिकॉग्नाइज नहीं थे, तो वो फाइल्स को इसीलिए पेंडिंग रखते हैं क्योंकि वो अपनी लायबिलिटी से बचना चाहते हैं। जी। लेकिन ऐसे केसेस में कंपनसेशन 110% मिलता ही मिलता है, बिकॉज प्राइमा फेशिया हमें दिख रहा होता है कि जो एक पर्सन है जो गाड़ी इंश्योर्ड है एंड उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं, तो उनका उसमें कंपनसेशन बनता है। सर, जैसे अगर मामला कोर्ट में जाता है तो बीमा कंपनी पे भी केस हो सकता है कि इन्होंने मामले को लटकाए रखा और मुआवजा नहीं दिया टाइम पे? जी, उसमें हम बीमा कंपनी को भी पार्टी बनाते हैं। जी। जो व्हीकल होता है जिसने डेथ कॉज की है उनको भी पार्टी बनाते हैं, जो ड्राइवर होता है उनको भी पार्टी बनाते हैं। तब कोर्ट सारी पार्टीज के सामने उस केस को डिसाइड करती है। सर, जैसे कि वो एक कंपनी का ड्राइवर था, तो ड्राइवर के साथ साथ उस कंपनी का भी केस होता है? ऑब्वियसली। सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से तपन घोष का सवाल है। तपन दा बताते हैं कि उनके इलाके में, जो कि एक घनी आबादी वाला रिहायशी मोहल्ला है, वहाँ पिछले कुछ महीनों से खुलेआम जुआ और अवैध शराब का धंधा चल रहा था। उन्होंने और उनके कुछ पड़ोसियों ने मिलकर कई बार लोकल थाने में शिकायत की, लेकिन ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही कोई छापा पड़ा। उल्टा अब उन्हें और उनके परिवार को डराया धमकाया जा रहा है कि वो इस केस से दूर रहें। वो पूछते हैं, क्या एक आम नागरिक होने के नाते जब पुलिस और स्थानीय प्रशासन निष्क्रिय हो जाए तब वो हाई कोर्ट में जाकर कोई कानूनी कदम उठा सकते हैं? क्या ऐसी हालत में जनहित याचिका दायर करना एक रास्ता हो सकता है? देखिए, ऐसे जो केसेस होते हैं इसमें हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये सिर्फ रिहायशी इलाकों को प्रभावित ही नहीं करती जी। वहाँ जो बच्चे होते हैं और जो एनवायरनमेंट होता है उन पर भी बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ऑब्वियसली सर, जो बच्चे देखेंगे वही सीखेंगे, क्योंकि बच्चे अक्सर बाहर खेलने के लिए जाते हैं जी। तो जब वो इस तरह की एक्टिविटी देखते हैं तो ऑब्वियसली वो बड़ों को देखकर कुछ सीखते हैं जी। तो वो घर जाकर भी या उनका जो अपना दोस्तों के साथ एक प्राइवेट प्लेस होता है वहां जाकर वो उस चीज को देखते हैं, उनको वो चीज प्रभावित करती है। तो इसके लिए हम जनहित याचिका फाइल कर सकते हैं। अगर जो अथॉरिटीज हैं उनको हमने अप्रोच किया है, हमें पुलिस में कंप्लेंट देनी चाहिए। जो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट है वहाँ की, हमें उनको भी ये चीज उनके कॉग्निजेंस में लानी चाहिए कि ये एक्टिविटीज विदाउट परमिशन कैसे यहाँ चल रही है। सर, जैसे आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि बच्चों जो सीखते हैं वो तो जैसे आने वाले टाइम में फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे शराबबंदी है उस एरिया में, तो वो स्मगलर्स का भी काम कर सकते हैं या उनको बच्चों का यूज कर सकते हैं वो, कि ऐसे जो कानून के तौर पर गलत है तरीके, लेकिन फिर भी वो बच्चों का इसमें यूज कर सकते हैं, तो बच्चों पर तो किसी को शक होगा नहीं। तो एक काफी बड़ा एक सवाल पैदा होता है। सर, अगला सवाल मध्य प्रदेश से रुक्मणी बाई जी का है। उनके पति ग्राम पंचायत में सहायक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे और करीब 30 साल से सेवा दे रहे थे। उनका निधन हो गया। रुक्मणी जी ने विधवा पेंशन के लिए आवेदन किया था। सभी जरूरी दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, सेवा प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल्स आदि जमा कर लिया, लेकिन अब 2 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ना तो उन्हें पेंशन मिल रही है और ना ही किसी अधिकारी से कोई स्पष्ट जवाब मिल रहा है। वो कई बार जनपद पंचायत और जिला कलेक्टर कार्यालय भी हो आ चुकी हैं, लेकिन सिर्फ टाल मटोल किया गया। अब उनका सवाल है, क्या ऐसी परिस्थिति में वो हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकती है ताकि न सिर्फ उन्हें इंसाफ मिले बल्कि ऐसी ही परिस्थिति से जूझ रहे अन्य विधवाओं को भी इसमें मदद मिल सके? देखिए, ये भी एक बहुत कॉमन इशू है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि डेथ हो जाने के बाद जो पेंशन है उसके लिए भी बस अगर आप पेंशन ऑफिस जाते हो तो डेट पे डेट मिलती है और कोई काम नहीं होता। एंड ऐसे केसेस में हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेके हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर ये बहुत सारी फीमेल जो लेडीज हैं, जो विधवा हैं, अगर वो इससे सफर कर रही है। अगर सिर्फ हमारे पास कुछ पार्टिकुलर केस ऐसे हैं तो वी कैन मूव टू द हाई कोर्ट एंड फाइल अ रिट पिटीशन। तो वहां से हम डायरेक्ट हाई कोर्ट से करा सकते हैं। एंड जो अथॉरिटीज हैं उनको पार्टीज बना के हम उनसे रिप्लाई कॉल कर सकते हैं कि आखिर जो लॉ है एज पर लॉ वो क्यों डिसबर्स नहीं की जा रही है पेमेंट। सर, ऐसा कोई तरीका है कि उनको जल्द से जल्द पेमेंट मिल पाए? क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोर्ट में केस जाता है तो थोड़ा और समय लगेगा उसमें, जब तक केस का नंबर आएगा। तो ऐसे में वो अगर इंस्टेंट कुछ सुझाव चाहती हैं या इंस्टेंट मनी चाहती है तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? देखिए, इंस्टेंट मनी के लिए रिप्लाई आना जरूरी है जी। जब तक जो अथॉरिटीज हैं, जो प्रॉपर अथॉरिटीज हैं जिनके अंडर जिनको ये ऑथोराइज किया गया है कि वो ये पेंशन का जो सिस्टम है वो देखेंगे जी। अगर उन्हें अप्रोच करें तो थोड़ा सा इंस्टेंट एक्शन लिया जा सकता है। सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ग्वालियर से गीता पूछ रही है कि वो एक टीचर है, उनकी पोस्टिंग अपने होम टाउन के नजदीक ही थी जो कि जबलपुर के पास थी। पिछले साल हमारे डिपार्टमेंट में एक बड़े अफसर ने उनका स्कूल विजिट किया और कुछ अनवांटेड फेवर्स डिमांड किए जो कि उन्होंने नहीं किए, ना ही उनके प्रिंसिपल ने किए। तो उस अफसर ने उनका और प्रिंसिपल का ट्रांसफर करवा दिया। गीता जी जानना चाहती है कि क्या वो कोई लीगल एक्शन ले सकती है और अपना ट्रांसफर को रुकवा सकती है? देखिए, इस तरह के जो केसेस होते हैं जहाँ पर कुछ सुपीरियर अथॉरिटी के जो पर्सन होते हैं वो अपने जूनियर्स को, जो उनसे नीचे पोस्ट में होते हैं, सबऑर्डिनेट्स को हैरेस करते हैं और फेवर
मांगते हैं। जी सर, वो बता रहे हैं अनवांटेड फेवर्स की डिमांड की। अनवांटेड फेवर्स होते हैं। तो जो ट्रांसफर होता है वो किसी रीजन से होना है तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर कोई प्रमोशन है तो ट्रांसफर अच्छा है। जी जस्ट बिकॉज कुछ फेवर ना होने पर अगर ट्रांसफर है तो ये लॉ में वैलिड नहीं है। इसके लिए एक्शन ये बनता है कि जो प्रिंसिपल के सुपीरियर ऑफिसर्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, जो बहुत सारी एनजीओज हैं जो वर्क करती हैं फीमेल्स को लेकर, वहां पे कंप्लेंट और उनका साथ लेकर जाना चाहिए, उनकी कंप्लेंट जरूर करानी चाहिए। तो सर उनका ट्रांसफर होना होगा, लेकिन वो जो अफसर आए थे विजिट पे शायद उनका हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल के हमारी ऑडियंस के जो दुविधा थी उनके मन में कानूनी सवालों को लेकर उसको दूर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सेगमेंट पसंद आया होगा सर। बहुत अच्छा लगा आपके पास आके, बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं info@thelordwise.com, जिससे कि हम उसे अपने एक्सपर्ट्स से शेयर करेंगे और आपकी जो कानूनी दुविधाएं हैं उनको दूर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते कुछ और अहम कानूनी सवालों के साथ और एक और एक्सपर्ट के साथ।